हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, पेपर सेकंड, यूनिट फर्स्ट, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं। आज की इस क्लास में हम क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन बैंड पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है तथा समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होने के पश्चात भी कंपाउंड्स अलग अलग वेवलेंथ पर अपना अब्जॉर्प्शन बैंड का प्रदर्शन करते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ कि क्रोमोफोर्स क्या होते हैं। किसी यौगिक का रंग उसमें उपस्थित एक या अधिक अनसैचुरेटेड ग्रुप्स के कारण होता है और ये अनसैचुरेटेड ग्रुप्स ही क्रोमोफोर्स कहलाते हैं। इन्हें वर्णमूलक कहा जाता है हिंदी में। अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके और अवशोषण को प्रदर्शन करना, ये किसी भी यौगिक का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो क्रोमोफोर्स एक आइसोलेटेड फंक्शनल ग्रुप है जो किसी अन्य समूह के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होता है और जो विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन से अपनी अभिलाक्षणिक तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करके यौगिक को रंग प्रदान करता है। अब वर्णमूलक दो प्रकार के होते हैं। पहला, ऐसे वर्णमूलक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इथाइलिन और एसिटिलीन, यानी कार्बन कार्बन द्विबंध और कार्बन कार्बन त्रिबंध वाले जो यौगिक हैं वे वर्णमूलक की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे प्रकार के ऐसे वर्णमूलक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एन इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं तथा अब क्योंकि इनमें पाई इलेक्ट्रॉन और एन दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो अतः ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के साथ साथ एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन का भी प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, एजो और नाइट्रो ग्रुप्स। क्रोमोफोर्स में इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से नहीं बंधे होते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर काफ़ी निकट होते हैं और विभिन्न ऊर्जा स्तरों में अंतर भी बहुत कम होता है। तो इस कारण से ये विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अवशोषण कर लेते हैं और अवशोषित ऊर्जा से अपने इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित कर देते हैं। इस कारण विजिबल रेडिएशन का अवशोषण करने वाले यौगिक जो कि वर्णमूलक समूह की उपस्थिति में होते हैं ये रंगीन नज़र आते हैं, यानी किसी भी कंपाउंड का कलर विशेष रूप से उनमें उपस्थित क्रोमोफोर के कारण पाया जाता है, यानी क्रोमोफोर ही वो रीज़न है किसी कंपाउंड के कलर का। सेकंड प्रकार की कैटेगरी ऑक्सोक्रोम्स। ऐसे समूह जो स्वयं किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते परंतु किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़कर उसके रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। वर्णवर्धक, हिंदी में कहते हैं वर्णवर्धक। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा कोई समूह जो स्वयं किसी कंपाउंड को कलर प्रदान करने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन यदि वो क्रोमोफोर के साथ जुड़ा है तो उसकी रंग प्रदान करने की क्षमता को इन्हेंस कर देता है, उसको बढ़ा देता है। और ये ऐसे समूह 2000 एंगस्ट्रॉम से नीचे अपना अभिलाक्षणिक अवशोषण प्रदर्शन करते हैं। जब ये किसी वर्णमूलक के साथ जुड़े होते हैं तो अवशोषण उच्चतर तरंग दैर्ध्य की ओर खिसका
देते हैं। वर्णवर्धक अवशोषण की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, यानी इसकी उपस्थिति ऊर्जा स्तर के अंतर को कम कर देती है और वेवलेंथ को लॉन्गर साइड की ओर खिसका देती है। इसके साथ साथ इंटेंसिटी यानी तीव्रता में भी वृद्धि करती है। इसके उदाहरण हैं OH समूह, NH2, NHR, NR2, OR, CH3 आदि का उपस्थित होना आदि जो है उदाहरण है वर्णवर्धकों के। सभी वर्णवर्धकों में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वर्णवर्धक की क्रिया इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण ही होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने जैसे कि पढ़ा क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम के बारे में। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि समान क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति होते हुए भी बहुत से ऐसे यौगिक कार्बनिक कंपाउंड हैं जो अलग अलग वेवलेंथ पर अपना एब्जॉर्प्शन बैंड का प्रदर्शन करते हैं, यानी इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वातावरण का प्रभाव इनके एब्जॉर्प्शन बैंड पर पड़ता है। तो एक छोटा सा टॉपिक हम ले रहे हैं, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वातावरण का प्रभाव। तो समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक समान तरंग दैर्ध्य पर अवशोषण बैंड नहीं देते हैं क्योंकि सभी का संरचनात्मक वातावरण एक जैसा नहीं होता। मैं पुनः रिपीट करती हूँ इस लाइन को कि समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक समान वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन बैंड का प्रदर्शन नहीं करते क्योंकि इनका स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं होता है। विभिन्न अणुओं का यानी यौगिक में उपस्थित अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट विभिन्न ऑर्बिटल्स के परस्पर इंटरैक्शन पर निर्भर करता है, जिसके कारण दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है। यहाँ आप दो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। एक है इथीन और उनका लैम्डा मैक्सिमम 163 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है और दूसरा एग्जाम्पल है 3 ऑक्टेन जो कि 185 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त होता है। अब ऐसा क्यों है? आपके सामने जो दोनों एनर्जी लेवल डायग्राम जिसमें पाई टू पाई स्टार संक्रमण का प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इथीन में पाई टू पाई स्टार दोनों में ऊर्जा अंतर अधिक है, जबकि 3 ऑक्टेन का पाई टू पाई स्टार में ऊर्जा अंतर कम है। अब दोनों में समानता क्या है कि दोनों में ही कार्बन कार्बन द्विबंध की उपस्थिति है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल्स हैं इनका परस्पर इंटरेक्शन इस प्रकार से होता है कि दोनों के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ऊर्जा का अंतर अलग अलग आ जाता है, यानी दो ऊर्जा स्तरों में जो ऊर्जा का अंतर है वो अलग अलग हो जाता है। इथीन में जहाँ पर ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऊर्जा अंतर अधिक है, तो इसका एब्जॉर्प्शन बैंड शॉर्टर वेवलेंथ की ओर
प्राप्त होता है, जबकि 3 ऑक्टेन में पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऊर्जा स्तर कम है, अपेक्षाकृत कम है, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन बैंड हमें लॉन्गर वेवलेंथ की ओर प्राप्त होता है। तो इथीन का जहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम का मान है 163 नैनोमीटर, जबकि 3 ऑक्टेन के लैम्डा मैक्सिमम का मान है 185 नैनोमीटर। इस प्रकार से इन दो एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाता है कि चाहे उनका बॉन्डिंग एनवायरनमेंट सेम हो, लेकिन इन यौगिकों में ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम होते हुए भी ऑर्बिटल का इंटरेक्शन अलग अलग प्रकार से होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का इंटरेक्शन अलग अलग प्रकार से होता है और ऊर्जा स्तरों में अंतर भी अलग अलग आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड तथा मिथाइल आयोडाइड का। अब क्योंकि इनके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति भी है, तो इसमें N2 सिग्मा स्टार संक्रमण पाया जाता है और ये N2 सिग्मा स्टार संक्रमण मिथाइल क्लोराइड में एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है 172 नैनोमीटर पर, मिथाइल ब्रोमाइड में 204 नैनोमीटर पर, जबकि मिथाइल आयोडाइड में यह 258 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन बैंड की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है इन एल्काइल हैलाइड्स में परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर पाया जाना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, जिसके कारण इनके ऊर्जा स्तरों में अंतर आ जाता है और ट्रांजिशन अलग अलग वेवलेंथ पर प्राप्त होता है, यानी कि मिथाइल क्लोराइड में जहाँ पर ये शॉर्टर वेवलेंथ की ओर प्राप्त होता है, वहीं मिथाइल आयोडाइड में यह लॉन्गर वेवलेंथ की ओर एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग एनवायरनमेंट से एब्जॉर्प्शन बैंड यानी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो अब स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉनों के एनवायरनमेंट पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है आज का, वो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का, यानी संक्रमण की संभावना। और दो इसमें कैटेगरी इसमें बनाई गई है तीव्रता के आधार पर, अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन, अनुमत एवं वर्जित संक्रमण। एप्सिलॉन मैक्सिमम यानी तीव्रता के मान तथा सम्मिति के आधार पर दो प्रकार के संक्रमण होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन किसे कहते हैं? ऐसा संक्रमण जिनमें तीव्रता का मान 10⁴ या अधिक होता है, वे अलाउड ट्रांजिशन कहलाते हैं और इनमें मुख्यतया पाई टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है, इसी के कारण ये अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। दूसरे प्रकार की कैटेगरी है फॉरबिडन ट्रांजिशन, वर्जित संक्रमण। ऐसा संक्रमण जिनमें एप्सिलॉन मैक्सिमम का नाम 10 से 100 के बीच में होता है और ये मुख्यतः N2 पाई स्टार संक्रमण के कारण होते हैं और इसलिए इन्हें वर्जित संक्रमण कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।